हेलो गाइस, माय नेम इज सारपे एंड वेलकम बैक टू अनदर केस स्टडी विद मी। तुम लोगों ने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि पिछले कुछ हफ्तों से, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, पिछले कुछ हफ्तों से हमारे बहुत सारे केसेस म्यूट हो रहे हैं और या फिर आई वुड से कि सेंसर हो रहे हैं। तो अगर आप लोग को ये केसेस अनसेंसर्ड देखने हैं तो प्लीज जॉइन माई मेंबरशिप, जहाँ पे आपको ये केसेस सबसे पहली बात तो 2 दिन पहले मिलेंगे। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि ये सारे के सारे केसेस मेंबर्स के लिए अनसेंसर्ड है, तो तुम लोग को वहाँ पे फोटोज वगैरह सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। सो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड देन गो एंड चेक माई मेंबरशिप एंड जॉइन इट एंड ऑल्सो गो चेक माई स्पॉटिफाई पेज जिसका नाम है SR पे। प्लीज क्लिक द लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन, क्योंकि पता नहीं कौन कौन अपलोड करता रहता है वहाँ पे। पर आज का केस शुरू करने से पहले मैं तुम लोग को ये बता दूं कि ये केस सच में थोड़ा सा डरावना है, क्योंकि जब से मैंने इस केस के बारे में जाना है एंड जब से आई हैव रेड अबाउट दिस केस, इट हैज नॉट लेफ्ट माई ब्रेन। सब बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं आज के केस से। 21 फरवरी 2017 को कोलकाता के वातगुंज एरिया से पुलिस को फोन आता है ये कहकर कि 11th फ्लोर पर रहने वाले एक शख्स पार्थो दे की लाश उनके ही घर के बाथरूम में मिली थी। जब पुलिस वहां पहुंची उस कमरे में तो उन्हें दिखा कि पार्थो दे की लाश के पास पे एक केरोसिन की बोतल थी और एक माचिस की डब्बी थी और उनकी पूरी तरह से जल चुकी थी। पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी इस केस में या फिर पार्थो दे की बॉडी में कि उनकी लाश भी उसी स्टेट में पाई गई थी जैसे कि ठीक 2 साल पहले उनके फादर की लाश पाई गई थी। सो कहीं ना कहीं पार्थो दे के फादर और पार्थो दे ने दोनों ने 2 साल के डिफरेंस के बीच में सेम तरीके से अपनी अपनी जान थी। पुलिस को 2015 के वो दिन याद आने लगे जिस दिन कोलकाता के रॉबिन्सन स्ट्रीट के हाउस नंबर 3 के डरावने राज खुले थे। जून 2015, जिस साल कोलकाता के हर न्यूज़ चैनल पर सिर्फ एक हेडलाइन फ्लैश हो रही थी, कोलकाता हाउस ऑफ हॉरर्स। कोलकाता के इस मकान में छिपे हैं कई राज। 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट का खौफनाक रहस्य, हॉरर हाउस का सच। So let's learn a little more about today's case revolving around Kolkata House of Horrors और पार्थो दे। जून 10th 2015 को कोलकाता के एक पॉश एरिया में रॉबिन्सन स्ट्रीट के हाउस नंबर 3 की एक खिड़की से काफ़ी धुआं निकल रहा था। और जिस घर में से धुआं निकल रहा था वैसे तो वहाँ पे दे फैमिली के 2 भाई लोग रहते थे अपने अपने परिवार के साथ, लेकिन शायद से उस समय पे वो लोग वहाँ पर नहीं थे। सो घर से कोई भी आदमी बाहर ना आने की वजह से नेबर्स ने तुरंत फायर ब्रिगेड को बुला दिया था। फायर ब्रिगेड वालों को लगा कि घर पर कोई नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि एक बार हम लोग घर की बेल बजा देते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली उस घर का दरवाज़ा खुला और उस दरवाजे को खोलने वाला इंसान अपने 40s में था। उसके बाल सफ़ेद थे, वो काफ़ी ज़्यादा बीमार लग रहा था, वो बहुत ज़्यादा दुबला पतला भी था। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक कि ही वॉज गोना कोलैप्स। पर उस समय जो फायर ब्रिगेड मैन वहाँ पे थे वो ज़्यादा नहीं सोच पाए थे, क्योंकि दरवाज़ा खोलते ही जैसे ही इस आदमी ने दरवाज़ा खोला था उन्हें एक बहुत ही गंदी फाउल स्मेल आई थी, बहुत तेज। बट स्टिल अवॉइडिंग दैट ऑल्सो उनके दिमाग में सबसे पहली चीज यही थी कि उन्हें उस घर में आग को बुझाना था। ऑफिसर्स ने रियलाइज किया कि धुआं घर के एक बाथरूम से आ रहा था, लेकिन बाथरूम अंदर से लॉक था, तो इसीलिए ऑफिसर्स को बाथरूम तोड़ना पड़ा और उनकी आंखों के सामने जो नज़ारा था वो उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था। बाथरूम के बाथ टब में एक लाश पड़ी थी जो पूरी तरीके से जल चुकी थी और लाश के बगल में ही एक केरोसिन का डब्बा रखा हुआ था और लाश के पास में एक नोट था जिसमें लिखा था, मेरे सुसाइड के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है, लव यू बेटा। लाश घर के सबसे बुजुर्ग इंसान औरोबिंदो जी की थी और जिस इंसान ने घर का दरवाज़ा खोला था वो औरोबिंदो जी के छोटे बेटे पार्थो दे थे। लेकिन आखिर औरोबिंदो जी ने अपनी ही इतनी ज़्यादा दर्दनाक तरीके से क्यों ली, और इवन दो जब उनका बेटा पार्थो दे वहीं था तो उसने अपने पिताजी को बचाया क्यों नहीं। ये सब कुछ जानने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा टू द ईयर 1989 इन कोलकाता। 1989 में औरोबिंदो जी अपनी पत्नी आरती और 2 बच्चे देवजानी और पार्थो के साथ कोलकाता शिफ्ट हो गए थे। इससे पहले वो लोग बैंगलोर में रहते थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद औरोबिंदो जी ने सोचा कि वो अपने परिवार के साथ उनके पुश्तैनी घर जो कि है हाउस नंबर 3 ऑन द रॉबिन्सन स्ट्रीट्स
वहां शिफ्ट हो जाएंगे। उन्होंने ये सोचा था कि यहाँ शिफ्ट होना इट वुड बी बेटर फॉर देयर किड्स, लेकिन इस घर को तुम लोग मामूली मत समझो। कोलकाता के वन ऑफ द पॉश एरियाज में लोकेटेड है ये 3 फ्लोर का घर, जिसे औरोबिंदो जी के परिवार वालों ने ब्रिटिशर्स से खरीदा था। हेंस इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा थी, और जहाँ प्रॉपर्टी की बात आती है वहाँ अक्सर सिबलिंग में झगड़ना आम बात बन जाती है। सेम उसी तरह यहाँ भी औरोबिंदो जी और उनके भाई अरुण के बीच इस घर को लेकर थोड़े डिसएग्रीमेंट्स चल रहे थे, और इन्हीं परेशानियों के चलते इन दोनों भाइयों के परिवार घर के अलग अलग हिस्सों में रहते थे, वो भी कुछ इस तरह कि वो दोनों एक दूसरे को फेस भी ना करें। औरोबिंदो जी की वाइफ आरती वैसे तो शी वॉज अ वेरी गुड लेडी एंड वो अपने परिवार का भी बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखती थी, वो अपने बच्चों का भी अच्छे से ध्यान रखती थी, लेकिन उनकी एक आदत थी जो कि उन्हें दूसरे पेरेंट्स से अलग बनाती थी, और वो ये थी कि वो अपने बच्चों को सोशलाइज नहीं करने देती थी। अलेजिडली वो अपने दोनों बच्चों को दोस्त नहीं बनाने देती थी और सोशलाइज भी नहीं करने देती थी उनके ग्रुप के बच्चों से, जिसकी वजह से पार्थो के और देवजानी के दोनों के ही स्कूल में कोई दोस्त नहीं थे। लेकिन इस बात से, दोस्त ना होने की बात से, पार्थो और देवजानी दोनों को ही कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उन दोनों के पास एक दूसरे का सहारा था, एंड बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के ही दोस्त थे एक तरीके से, तो इसीलिए वो एक दूसरे के साथ ही अपनी सारी बातें शेयर करते थे। एंड सूनर देन लेटर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे, इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे एक दूसरे के ऊपर कि बड़े होकर उनकी ये डिपेंडेंसी एक ट्विस्टेड टर्न लेने वाली थी। देवजानी और पार्थो वैसे किसी से सोशलाइज नहीं करते थे, लेकिन दोनों ही काफ़ी स्मार्ट थे। दोनों ने कोलकाता के राज बाजार साइंस कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई करी थी, जिसके बाद पार्थो को बेंगलोर के एक अच्छे आईटी फर्म में नौकरी मिल गई थी, और कुछ सालों बाद पार्थो को यूएसए की फर्म में नौकरी भी मिल गई थी। ऑन दी अदर हैंड देवजानी ने अपने छोटे भाई के जैसे आईटी फर्म में नौकरी नहीं करी, बल्कि वो कोलकाता के बहुत ही अच्छे स्कूल डॉन बॉस्को में एक म्यूजिक टीचर का काम करती थी। एंड एट दिस पॉइंट ऐसा लग रहा था कि देव फैमिली किसी नॉर्मल फैमिली की तरह ही अपना गुजारा कर रही है, अपनी जिंदगी जी रही है, लेकिन सून इट वाज ऑल गोना चेंज। 2007 में औरोबिंदो जी की पत्नी आरती को एंड इन दोनों की माँ को कैंसर हो गया था अनफॉर्चुनेटली, एंड शी पास अवे सून आफ्टर दैट। एंड अपनी माँ के गुजर जाने के बाद पार्थो यूएसए में अपनी नौकरी छोड़ के वापस अपने परिवार के साथ रहने आ गया था। एंड देवजानी जी ने भी अपनी म्यूजिक वाली जो उनकी म्यूजिक टीचर की जो उनकी जॉब थी वो क्विट करके वो भी अब घर में रहने लगी थी। इट मस्ट हैव बीन हार्ड फॉर देम टू लूज समवन सो क्लोज टू देम, है ना। एंड हर एक आदमी अपने अपने तरीके से कोप करता है, लेकिन ये दोनों ही कभी वापस जॉब पे नहीं गए। अब परिवार में सिर्फ 3 लोग बचे थे, औरोबिंदो जी, देवजानी और पार्थो, एंड उनके 2 लैब्राडोर्स। बट उनका इनकम सोर्स सिर्फ एक ही था, वो पैसे जो उन्हें अपने घर के कुछ कमरे रेंट पर देने से आते थे। देव फैमिली पहले से ही बाहर के लोगों से इतने डिस्टेंट रहते थे कि उनके घर में जो फूड डिलीवरी करने आते थे उनसे भी वो कांटेक्ट नहीं करते थे। उनके 3 टाइम का खाना जो डिलीवर होता था वो घर के सिक्योरिटी गार्ड के थ्रू ही घर तक आता था। अब ये परिवार बस अपने में ही रहता था, ना ये लोग कभी अपने नेबर से बातें करते थे और ना ही ये कभी कहीं बाहर जाते थे। ऐसा लग रहा था मानो इन तीनों ने अपने आप को इस घर में कैद कर लिया हो। 10 जून 2015, हाउस नंबर 3, रॉबिन्सन स्ट्रीट, कोलकाता। जिस दिन पुलिस को औरोबिंदो जी की मिली थी, उस दिन पुलिस ने काफ़ी अनयूजुअल चीज़ें नोटिस करी थी। सबसे पहली बात यह थी कि पूरा घर उथल पुथल हो रखा था, कोई सफाई नहीं थी घर में और सब चीज़ें बिखरी पड़ी हुई थी। घर में से एक अजीब सी बदबू आ रही थी, पूरे घर में अंधेरा था, सारी खिड़कियों को कपड़ों से ढक दिया गया था, मानो ये लोग नहीं चाहते थे कि सूरज की एक भी रोशनी घर में आए। और पूरे घर में एक औरत के गाने की आवाज़ आ रही थी। ये आवाज़ बहुत ही हल्की थी, लेकिन हर रूम में इस आवाज़ को सुनाई दिया जा सकता था। और एक रूम में घर का छोटा बेटा पार्थो दे थोड़ा बेचैन दिख रहा था। वो एक जगह रुक नहीं पा रहा था और पुलिस से ढंग से बात भी नहीं कर पा रहा था वो।
ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी उस समय पर और नेबर्स एक दूसरे को कंफ्यूजन के साथ देखकर ये पूछ रहे थे कि औरोबिंदो जी के तो 2 बच्चे थे ना। सबसे पहले तो ये सिचुएशन ही बड़ी अजीब सी थी, उनका घर भी बहुत ज़्यादा अजीब सा था एंड जिस हिसाब से औरोबिंदो जी की बॉडी उन्हें मिली थी वो भी काफ़ी ज़्यादा वियर्ड थी। लेकिन पुलिस को पार्थो दे का बिहेवियर भी बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लग रहा था उस समय पर। नॉर्मली आदमी अगर ऐसे घर में रह रहा है, ऐसी सिचुएशन में होगा तो वो डरेगा ही, लेकिन पार्थो कुछ ज़्यादा ही रेस्टलेस लग रहा था पुलिस वालों को। एंड पुलिस को लगा कि क्योंकि ये आदमी बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है एंड ही वॉज वेरी स्केर्ड ऑल्सो, तो उन्हें लगा कि कहीं ये कोई गलत कदम ना उठा ले या फिर अपनी ही ले ले, इसीलिए उन्होंने उसके घर के बाहर पर 2 गार्ड्स लगवाए थे। लेकिन जब पुलिस को लगा कि शायद से इसी आदमी का कुछ लिंक होगा इन सारी चीज़ों से या फिर इस घर की इस कंडीशन से, तो उन्होंने पार्थो पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला और तब पार्थो दे ने पिछले 6 महीने का वो राज बताया जो उसने सबसे छुपा के रखा था। नाउ इफ यू गाइस रिमेंबर कि पार्थो दे के घर में जब उसके फादर की बॉडी को डिस्कवर करा गया था या फिर जब ये आग देखी थी उन लोगों ने, नेबर्स ने, तो वो लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि इनके घर में 2 बच्चे हैं ना, सो दे मेंट पार्थो दे एंड देवजानी ओनली। लेकिन फिर पार्थो ने पुलिस को बताया कि उनकी बहन कहीं बाहर नहीं गई है, उनकी बहन घर में ही है, शी इज जस्ट नॉट अलाइव। देवजानी 6 महीने पहले ही गुजर गई थी और उसकी बॉडी अभी भी उसी घर में थी। नाउ पुलिसमैन पार्थो से पूछताछ करने के लिए उसे पुलिस स्टेशन ले गए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये लाइन सुनी तो दे रैन बैक टू हिज हाउस एंड उस समय भी वहां पर नजारा बिल्कुल पहले जैसा ही था। बैकग्राउंड में किसी के गाने की आवाज़ आ रही थी। पूरे घर में अंधेरा था, हवा में एक अजीब सी बदबू थी और पूरे घर का सामान बिल्कुल बिखरा हुआ था। कई सारे लैपटॉप्स और किताबें और घर के हर कोने में छोटे छोटे कागज के टुकड़े पड़े हुए थे। तो बिना रुके पुलिस घर की तलाशी करने लगी। हॉल, किचन, औरोबिंदो जी का रूम सब अनटाइडी ही मिला था उन्हें। उसका पूरा घर एक मेस था, लेकिन इस पूरे घर में सिर्फ एक कमरा ऐसा था जो ऐसा लग रहा था दैट इट वाज अनटच्ड और इट वाज विजिटेड एवरी डे। ये कमरा बाकी घर के मुकाबले बिल्कुल साफ था। इट वाज टोटली ऑपोजिट ऑफ एवरी सिंगल रूम इन दैट हाउस। उस कमरे में एक बेड था और उस बेड की चादर भी एकदम फ्रेश थी, मानो किसी ने सुबह सुबह ही चढ़ाई हो उस समय। एंड ऊपर से देखते हुए ऐसा लग रहा था, चादर के ऊपर से देखते हुए ऐसा लग रहा था कि मानो उस बेड में कोई सोया हो। तो पुलिस वाले इस बेड के पास गए और उन्होंने जैसे ही चादर वहां से उठाई, उन्हें दिखा देवजानी की बॉडी। इट ऑलमोस्ट लुक लाइक कि वो बड़े ही आराम से वहां पे सो रही थी। उसके बेड के पास कुछ खाना भी रखा हुआ था, लेकिन देवजानी उस खाने को खा नहीं सकती थी क्योंकि 6 महीने तक उसकी लाश वहां पड़े पड़े कंकाल बन चुकी थी और देवजानी के कंकाल के कुछ दूर ही एक बोरी थी जिसमें 2 और स्केलेटन्स थे और ये स्केलेटन्स थे उनके 2 लैब्राडोर्स के। आप लोग अभी ये सारी बातें सुन के जितना ज़्यादा कंफ्यूज हो, उससे ज़्यादा कंफ्यूज पुलिस थी उस समय पर। एंड इस केस में जितनी भी चीज़ें मैंने अभी तक कही है इससे पहले वाले पैराग्राफ में या फिर इससे पहले वाले पोर्शन में, वो सारी की सारी बातें तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक लग रही होंगी, बट दे आर ऑल ट्रू। एंड इस ड्रामेटिक चीज़ के बारे में मैं वीडियो के एंड में बात करूंगा, लेकिन अभी वापस आ जाते हैं इस केस पर। आखिर ये सब इस घर में हो क्या रहा था और पिछले 6 महीने से पार्थो दे अपने आखिर बहन के स्केलेटन के साथ, उसके 2 डॉग्स के स्केलेटन के साथ इस घर में रह कैसे रहा था? क्या किसी को भी पता नहीं चला था कि देवजानी मर चुकी है? एंड औरोबिंदो जी तो अभी कुछ दिन पहले ही मरे थे, तो क्या उन्हें भी नहीं पता था कि उनकी बेटी मर चुकी है और इसी घर में उसकी पड़ी है? पुलिस के दिमाग में और उनके पड़ोसी के दिमाग में भी बहुत सारे सवाल थे और इन सारे सवाल का आंसर सिर्फ एक आदमी के पास था और वो था खुद पार्थो दे से पुलिस वालों ने बहुत सारे सवाल पूछे एंड कुछ का वो जवाब दे रहा था, कुछ तो जवाब दे ही नहीं रहा था वो, लेकिन ही केप्ट ऑन सेइंग दिस वन थिंग, और वो ये थी कि मैंने अपनी बहन को नहीं मारा है। আমি আনলফুলি এখানে রাখা হয়েছে আমাকে উইদাউট মাই কনসেন্ট। তুমি কি চাইছো? তুমি কি চাইছো? আই কনসিডার আমাকে কোনো ডকুমেন্ট লেখা হয়নি, সো ইট ইজ ইলিগাল টু কিপ মি হিয়ার। কি তুমি কি এখানে থাকতে চাইছো না এখান থেকে চলে যেতে চাইছো? I am free citizen. I want to go to mother house. I have committed no crime, as no crime has been shown to me that I have committed. In fact, I have got there's a lot of property which is there in my name. I want to go to mother house. আমার কিছু মেডিসিন লাগবে না, আমার কিছু হয়নি। পার্থবাবু, আপনি কি আপনার বাবা জানতেন আপনার দিদি মারা গেছে? হ্যাঁ, কবে জানতেন উনি?
उन्हीं मार्च अराउंड मार्च 10th जानते हैं अराउंड दैट দেবযানী মারা পড়ে গেল। উনি ফাস্টিং করেছেন উনি খুব ধার্মিক ও রিলিজিয়াস ফাস্টিং করে মারা গেল আপনি 12 যখন শরীর খারাপ হতে শুরু করলো, আমার খারাপ লাগতো হ্যাঁ খুব খারাপ লাগতো হ্যাঁ বাট উনি রিলিজিয়াস বাতে তো ও উপোস করছিল আর উপোস করছিল पार्थो डे के अकॉर्डिंग देवजानी ने नवंबर से फास्ट करना शुरू कर दिया था क्योंकि अगस्त में उसके 2 कुत्ते, उसके जो पेट्स थे वो मर चुके थे एंड ये पेट्स अचानक से मरे थे। तो इसीलिए शायद से देवजानी के दिमाग में ये चीज़ आई होगी कि मैं इनके लिए फास्ट रखना शुरू कर देती हूँ। उनके डॉग्स के गुजरने के बाद, उनकी मॉम के गुजरने के बाद देवजानी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी एंड इवेंचुअली देव फैमिली, स्पेशली देवजानी बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गई थी। देवजानी अलग अलग रिलीजन्स के गुरुओं को फॉलो करने लगी थी, उनके सर्मन्स और चांटिंग सुनने लगी थी और उन्हीं में से एक थी जॉइस मेयर। इसी की चैंटिंग उनके घर के स्पीकर्स में हर दिन और हर रात प्ले होती रहती थी और यही जॉइस मेयर की चैंटिंग भी पुलिस वालों ने उस दिन सुनी थी जिस दिन वो लोग पार्थो डे के घर के अंदर घुसे थे। घर में हर जगह स्पिरिचुअल बुक रखी पड़ी थी, 20,000 टू बी प्रिसाइज, विच अगेन बैक्स अप पार्थो डे स्टेटमेंट कि उसकी बहन बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल बन चुकी थी। तो उसके डॉग्स के गुजर जाने के बाद देवजानी ने नवंबर में फास्टिंग करना शुरू करा था जस्ट टू क्लेंस दिस हाउस ऑफ देयर स्पिरिट। देवजानी को ऐसा लगता था कि इस घर में शायद से 2 इंसिडेंट होने की वजह से, पर देवजानी को ऐसा लगता था कि इस घर में बहुत सारी तकलीफें होना शुरू हो गया है और फास्टिंग ही एक ऐसा तरीका है जिससे ये घर, उनका ये घर क्लेंस होगा। और देवजानी की फास्टिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी कि वो ना तो कुछ खाती थी और ना ही वो कुछ पीती थी। तो कुछ महीनों तक फास्टिंग करने के बाद तो देवजानी को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अचानक से दिसंबर 24, 2014 को देवजानी गुजर गई। अगेन पार्थो ने देवजानी को नहीं मारा, औरोबिंदो जी ने देवजानी को नहीं मारा, वो खुद ही गुजर गई ना। अगर कोई नॉर्मल आदमी होता तो वो अपनी बहन की बॉडी को क्रीमेट कर देता है ना, या फिर उनके डॉग्स की बॉडी को क्रीमेट कर देता। लेकिन पार्थो अपनी बहन से इतना ज़्यादा अटैच था या फिर वो अपनी बहन से इतना ज़्यादा कनेक्टेड था कि वो ये चीज़ नहीं कर पाया। वो अपनी बहन की बॉडी को जला नहीं पाया, वो अपनी बहन की बॉडी को दफन नहीं कर पाया, वो अपनी बहन की बॉडी को, उसके डॉग्स की बॉडी को अपने आप से दूर नहीं कर पाया था। तो इसीलिए पार्थो ने उसकी बहन की बॉडी को उसी के कमरे में रहने दिया। इनफैक्ट वो हर दिन, उसकी बहन को मरे हुए 6 महीने हो गए थे बाय द वे, इफ यू गाइस रिमेंबर, तो वो हर दिन अपनी बहन के लिए खाना लेकर जाता था उसके कमरे में और वो ये मानता था कि उसकी बहन उससे हर रात मिलने आती थी। ना पुलिस वालों को ऐसा लगा कि ये इस आदमी ने ही मारा है, इस आदमी ने अपनी बहन को मारा है और ये आदमी बस एडमिट नहीं कर रहा है इस बातों पे। लेकिन जब फॉरेंसिक की रिपोर्ट आई और जब डीएनए टेस्ट वापस आया, जब डीएनए टेस्ट करा गया था, तब सच में ये निकला कि देवजानी की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। तो अगर अब हम इस पॉइंट पे मान भी ले कि देवजानी की मौत नेचुरल कॉजेज की वजह से हुई थी एंड सच में पार्थो डे ही वॉज इनोसेंट, उसने अपनी बहन को नहीं मारा था, तब भी औरोबिंदो जी को कैसे पता नहीं चला कि 6 महीने तक उनकी बेटी मर चुकी है एंड उन्होंने किसी को भी इन्फॉर्म क्यों नहीं करा। नाउ किसी को ना पता चलने की बात में पहला फैक्टर ये हो सकता है कि जैसे इफ यू गाइस रिमेंबर, ये तीनों ही अपने घर में बंद थे, ये तीनों अपने घर से बाहर नहीं जाते थे। तो पहला फैक्टर ये हो सकता है कि किसी को भी इस बारे में पता क्यों नहीं चला। दैट कुड बी बिकॉज दे वर जस्ट सो डिस्टेंट फ्रॉम एवरीवन, फ्रॉम सोसाइटी ओनली। और दूसरा फैक्टर यहाँ पे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वेल यू सी, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत में घर में कई सारे कागज के टुकड़े मिले थे एंड व्हेन आई से कई सारे, देन आई मीन कई सारे। कुशन कवर्स में, सोफाज में, बुकों के बीच में, ड्रॉवर्स के बीच में, यहाँ तक कि दीवारों के क्रैक्स में भी कई सारे कागजों के टुकड़े थे। जब पुलिस ने इन कागजों को इन्वेस्टिगेट करा था, देन दे रियलाइज कि इन कागजों में पूरी की पूरी कन्वर्सेशन होती थी जो औरोबिंदो जी, देवजानी और पार्थो के बीच में चलती रहती थी। छोटी सी छोटी बातें भी इन कागजों की चिट्ठियों में लिखी हुई होती थी। पुलिस केम अप विद अ थ्योरी कि ये तीनों एक दूसरे से वर्बली बात नहीं करते थे, बल्कि कागजों के थ्रू वो एक दूसरे से बातें करा करते थे, विच वॉज जस्ट बिजार। और शायद इसीलिए औरोबिंदो जी को ये नहीं पता चला कि देवजानी इज नो मोर अंटिल मार्च और अप्रैल ऑफ 2015, जब पार्थो ने उन्हें खुद ये सारी चीज़ें बताई थी। ना पुलिस को और ना ही मीडिया को समझ आ रहा था कि आखिर ये कैसे टाइप का केस है। क्या कोई इंसान एक दूसरे इंसान से इतना ज़्यादा प्यार कर सकता है, या फिर वो एक दूसरे इंसान पे
इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो सकता है कि उनके मरने के बाद भी वो उनके शव को, उनकी बॉडी को छोड़े ना, वो मरने के बाद भी दूसरे इंसान को अपने आप से दूर ना होने दे। एंड ऊपर से ये बात भी थी कि पार्थो के बिहेवियर की वजह से भी एंड उसके बात करने के तरीके की वजह से भी इट वॉज kind of clear that he was going through something mentally। और उसे तुरंत कोलकाता के पैवलॉव हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था, जहाँ के डॉक्टर्स ने पार्थो को एग्जामिन करके तुरंत वर्डिक्ट दे दिया था कि यस, पार्थो इज नॉट मेंटली फिट। बट फिर भी ये नहीं कहा जा सकता था कि क्या वो पहले से ही मेंटली फिट नहीं थे या फिर वो अपनी बहन के गुजर जाने के बाद से ही मेंटली फिट नहीं थे या फिर वो अपनी मॉम की डेथ के बाद से मेंटली फिट नहीं थे। भले ही वो मेरे और आप जैसे नॉर्मल ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि ही वॉज अ मॉन्स्टर और अ किलर। और पुलिस का भी यही मानना था, इसीलिए पार्थो पर मर्डर के चार्जेस नहीं लगाए गए थे। इंस्टेड पार्थो दे वाज चार्ज्ड विद 2 ऑफेंसेस जो कि दोनों बेलेबल थे। पहला कि उन्होंने पब्लिक सर्वेंट्स को अपनी बहन के डेथ के बारे में इन्फॉर्म नहीं करा था, और दूसरा उनकी लापरवाही के लिए, विच वॉज कि एक डेड बॉडी को घर में रखना, जिसकी वजह से इन्फेक्शंस और बीमारियां फैल सकती थी। पार्थो डे का इलाज पावलोव हॉस्पिटल में हो रहा था और कुछ ही महीनों में उसकी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गई थी। ही वॉज गेनिंग वेट ऑल्सो, तो इसीलिए उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। पार्थो डे फिर वातकुंज के एक बिल्डिंग के 11th फ्लोर पर रहने लगा था, और वैसे तो वो इस फ्लोर में अकेला ही रहता था, लेकिन फिर भी उसकी देखभाल के लिए एक केयरटेकर वहां आता जाता रहता था। लेकिन दिस टाइम आफ्टर गेटिंग डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल वो पहले की तरह अपने आप को बंद नहीं रखता था घर में। हाँ, उसे लोगों से, नेबर्स से बात करने में थोड़ी तकलीफ होती थी एंड ही वॉज काइंड ऑफ हिचकिचाता था वो लोगों से बात करने के लिए, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा सोशलाइज करने के लिए कोशिश कर रहा था एंड ही वॉज ऑल्सो लर्निंग। इनफैक्ट उसने लोकल एरियाज में काफ़ी सारे प्रोग्राम्स भी करे थे एंड ही यूज्ड टू सिंग फॉर हिज नेबर्स। Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine, you are gone and lost forever, dreadful sorrow Clementine, drove she darkly to the water, one fine morning just at night, got a foot against a splinter, fell into the foaming brine। एंड अब इन सारी चीज़ों से ऐसा लग रहा था कि फाइनली इतने सालों के बाद पार्थो डे सोसाइटी में अपने लिए अपनी जगह बना रहा है, बट मे बी दिस होल थिंग वॉज जस्ट टू मच फॉर हिम। 21 फरवरी 2017 को वातकुंज के 11th फ्लोर के एक घर से पुलिस को कॉल आया कि घर के मालिक पार्थो डे की जली हुई बॉडी उन्हें बाथरूम में मिली थी एंड 47-year-old पार्थो डे अब इस दुनिया में नहीं थे। पार्थो डे ने अपने मेमोयर में एक सेंटेंस लिखा था जो शायद वो चाहते थे कि पूरी दुनिया पढ़े। इट वॉज आई एम नो किलर, एंड टू बी ऑनेस्ट आई ऑल्सो बिलीव इन हिम that he was actually no killer. He was just someone who was going through something which was very difficult for him to manage. जब भी कोई केस होता है तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है पब्लिक का पर्सपेक्टिव चेंज करने का टुवर्ड्स द विक्टिम्स एंड अक्यूज्ड ऑल्सो। लेकिन जिस तरीके से इस केस की रिपोर्टिंग की गई थी कि कैसे पार्थो की पर्सनल और प्राइवेट डायरीज एंट्रीज को पब्लिक करा गया था, चीजें ट्विस्ट करी गई थी, इट मेड पीपल बिलीव कि पार्थो जी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। What began to affect all of us was the unnecessary commotion that was being created around the whole story. None of it was true. None of it was true. Half of what, and more than half of what the media was reporting was absolute lie. We as a society failed to accept that mental illness is something that is treatable. He was portrayed as a monster, kind of as a monster. He was also portrayed as somebody जो कि झाड़ फूक करता है, काला जादू करता है। But what society failed to understand was पार्थो की अपब्रिंगिंग, वो कैसे पला बड़ा हुआ था और कैसे उन सर्कमस्टेंसेस की वजह से मे बी उसका सोचने का तरीका थोड़ा बाकी लोगों से अलग था। यस, व्हाट ही डिड वाज रॉन्ग, नॉट ओनली फॉर हिम, फॉर हिज हेल्थ, पर उसके नेबर्स की हेल्थ के लिए भी। बट दिस डज नॉट मीन दैट ही वाज अ बैड पर्सन और दैट ही वाज अ मर्डर, बट आई होप that his soul
रेस्ट इन पीस राइट नाउ। देव फैमिली अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका जो वो घर था वो अब हाउस ऑफ हॉरर्स के नाम से जाना जाता है, जिसके सामने बहुत सारे लोग जाके फोटो भी खिंचाते हैं। बट द केस बिहाइंड दैट हॉरर हाउस इज एक्चुअली वेरी सैड टू लर्न। पर इसी के साथ पार्थो डे का केस यहीं पे खत्म होता है। एंड आई होप दैट आई वाज एबल टू परसुएड यू, नॉट परसुएड यू बट चेंज योर पर्सपेक्टिव थोड़ा बहुत मास मीडिया से। बिकॉज अगेन पार्थो डे वाज नॉट दैट काइंड ऑफ अ मॉन्स्टर जैसा उसे दिखाया गया था पहले। बट बिफोर यू गो गाइस, अगर तुम लोग को ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है देन प्लीज सब्सक्राइब टू मी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग वही बनाते हैं। एंड अगेन हर एक वीडियो के 2 वर्जन है, एक सेंसर्ड और एक अनसेंसर्ड। तो अगर तुम लोग को अनसेंसर्ड वर्जन देखना है देन प्लीज जॉइन माय मेंबरशिप। बट विद दैट आई होप दैट यू गाइस आर हैप्पी, आई होप दैट यू गाइस आर हेल्दी। प्लीज कीप योर लॉकडाउन वेरी क्लोज टू यू गाइस। ये साल खत्म हो ही गया ऑलमोस्ट एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। बाय बाय।